Good morning, dear students. Myself, Dr. Avnish Sharma, Associate Professor in MLB Government College, भीलवाड़ा। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे जिसमें हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उन दोनों के बीच डिफरेंस जो होते हैं उसके बारे में, हाइब्रिडेशन के बारे में, जो वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है उसके बारे में, ये सब पढ़ चुके थे। और लास्ट जो टॉपिक था हमने शुरू किया था वीक इंटरेक्शंस का, जिसमें कि हम हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पढ़ चुके थे, जो कि दो तरह का होता है, एक अंतः अणुक और एक अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सब चीजें हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम एक दूसरी तरह का जो वीक इंटरेक्शन होता है जो आपके कोर्स में है और जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में भी, और जो फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनमें भी, उसके बिना कई चीजें पॉसिबल नहीं है। बहुत ही वीक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये कहलाता है वान डर वाल फोर्सेस, दुर्बल वान डर वाल फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले जोहानिस डिटरिक वान डर वाल से, डच वैज्ञानिक, इन्होंने इसके बारे में बताया था। ये वो फोर्सेस हैं, ठीक है, अगर मैं आपको पहले बता दूं, संक्षेप में बता दूं, जिनसे हम पढ़ने जाएंगे, यही वो फोर्सेस हैं। अगर ये फोर्सेस नहीं होते तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस पॉसिबल नहीं था। मतलब गैसों का द्रवीकरण। ठीक है, अगर गैसों का द्रवीकरण नहीं होता तो आप सोच के देखिए, आप रसोई में जो गैस सिलेंडर यूज करते हैं वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है ना, एलपीजी जिसे कहते हैं हम। तो अगर लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं होता तो हमारे सिलेंडर कितने बड़े होते, क्योंकि गैस तो जगह घेरती है। गैस तो फिजिकल एक प्रॉपर स्टेट ही तो है कि जिसमें बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो मॉलिक्यूल में, वो गैस होती है। तो कितने बड़े बड़े सिलेंडर होते, पर लिक्विफिकेशन पॉसिबल है। और क्यों पॉसिबल है मैंने बता दिया, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। छिपकली हमने देखा है, एक छोटा सा जीव है, वो दीवार पे सीधा चढ़ जाता है, सीधी दीवार पे चढ़ जाता है एकदम इस तरह से, है ना। तो वो क्यों चढ़ जाता है, वहां पर भी वैन डर वाल्स फोर्सेस काम करते हैं। तो केमिकली फिजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं। ठीक है, तो इसके प्रमाण हैं कि हम कैसे कह रहे हैं कि ऐसा कुछ फोर्सेस है, कोई प्रमाण तो होंगे। और प्रमाण भी फिजिकल प्रमाण है, फिजिक्स के प्रमाण है। फिजिकल जो होता है, फिजिक्स होती है, वो झूठ नहीं बोलती है। ठीक है, तो हमें ऐसे प्रमाण दिखाई देते हैं कि हमें ये मानना पड़ा कि कुछ फोर्सेस हैं जो कि मॉलिक्यूल्स के या एटम्स के बीच में होते हैं। तो सबसे पहला प्रमाण, इसका साक्ष्य ये है कि जो आदर्श गैस समीकरण होता है, पी वी इजिकल टू आर टी, जहां पर पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम ऑफ द गैस है, टी टेम्परेचर है और आर गैस कांस्टेंट है। ठीक है, तो जब ये देखा गया, या जब वॉन डर वाल्स आए, तो वॉन डर वाल्स ने ये बताया कि जो आदर्श गैस है जिसके लिए हमने समीकरण बना दिया है, उसमें ये माना गया है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं है। बट ऐसा होता नहीं है। गैसों के अणुओं में भी, जो रियल गैसेस हैं, उनके अणुओं में कुछ प्रतिकर्षण और कुछ आकर्षण होते हैं। ठीक है, और यही वो आकर्षण या प्रतिकर्षण है जो वैन डर वाल्स फोर्सेस कहलाते हैं। और उसको लेके उन्होंने मॉडिफिकेशन दी, क्योंकि इससे जो रिजल्ट आ रहे थे वो रियल गैसेस के लिए सही नहीं थे। तो इसीलिए उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन दिए। एक तो उन्होंने इसमें ऐड किया A/V²। ये जो क्वांटिटी है A/V², ये आकर्षण बलों को बताती है। दूसरा उन्होंने इंट्रोड्यूस किया बी। ये दोनों ही वैन डर वाल्स कांस्टेंट कहलाते हैं, एक प्रेशर के लिए है और एक वॉल्यूम के लिए है। ठीक है, ये कहलाता है बी। तो इन दोनों के आकर्षण प्रतिकर्षण बलों को ध्यान में रख के जब ये पीवी इक्वल टू एनआरटी आरटी को जब देखा गया, तो वो रियल गैसेस के लिए सही आता है। पहला प्रमाण ये था। दूसरा, एक प्रभाव होता है, अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी हो तो, जिसे हम शीतलन प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इसको हम शीतलन प्रभाव कहते हैं, या इसका दूसरा नाम जूल थॉम्सन प्रभाव भी कहलाता है क्या? ये प्रभाव हमने डेली लाइफ में भी कई बार फील किया है। अगर आप सपोज कीजिए एक बैलून है हमारे पास, उस बैलून को जब यहाँ से सपोज हमने गांठ बांधा हुआ है, इसमें इसमें छोटा सा छेद कर दीजिए। गैलून के अंदर क्या है, गैस बहुत ही प्रेशर में भरी हुई है, प्रेशर है, एक्सर्ट कर रहा है उसकी सरफेस पे। जैसे ही छेद करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से हवा निकलेगी तेजी से। तो वो जो हवा निकलेगी, वो जो हमारी बाहर की हवा है उससे हमेशा ठंडी होती है। ये बात आप फील कीजिएगा, आज ही देखिएगा करके, अगर आप घर में अगर आपके पास बैलून हो, ठीक है, या फुटबॉल हो, फुटबॉल में हवा भरी है, उसको निकाल के देखिए,
ठीक है। इवन हम पंप जो होता है हमारा साइकिल का पंप, उसको हम तेजी से करते हैं तो वो जो हवा निकलती है वो ठंडी होती है। तो इसका कारण क्या है? कारण इसका ये है कि इसके अंदर क्या है? एयर है, मॉलिक्यूल्स है ना। उन मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स है जिसे हम कह रहे हैं वॉन्डरवॉल फोर्स, है ना, वॉन्डरवॉल फोर्स कह रहे हैं। तो क्योंकि उन मॉलिक्यूल्स के बीच में सपोज ए मॉलिक्यूल है, दूसरा भी ए है या बी है, जो भी है, कई तरह के वंडरवल फोर्सेस होते हैं, हम नीचे पढ़ेंगे। इन दोनों के बीच जो आकर्षण अगर है, तो इस आकर्षण को पहले ब्रेक करेगा ये, तभी ये बाहर निकलेगा। ठीक है। इसको ब्रेक करने के लिए इस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो काम आ जाती है। ठीक है। और क्योंकि वो काम आ गई, इसलिए क्या हुआ, ये ठंडा हो गया। क्लियर? तो अगर ऐसे कोई फोर्सेस नहीं होते तो ये ठंडा होने के लिए हम क्या जस्टिफिकेशन देंगे? इसलिए जब भी किसी संपीड़ित गैस को, कंप्रेस्ड गैस को एक छोटे से छेद से बाहर निकालते हैं, हमेशा वो ठंडी होती है। इसे शीतलन प्रभाव कहते हैं, ये इफ्यूजन कहलाता है, इसे जूल थॉम्सन प्रभाव भी कहते हैं। और ये कारण इसका क्या है? वॉन्डरबल फोर्सेस। तो दो प्रभाव हो गए, एक तो आदर्श गैस से विचलन जो होता है, दूसरा जूल थॉम्सन इफेक्ट हो गया, तीसरा जो आणविक यौगिक होते हैं या मॉलिक्यूलर जो कंपाउंड्स हैं, उनके जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो न्यून होते हैं। उसका कारण ये है कि अगर हम बात किससे न्यून होते हैं, कंपैरिजन की बात कर रहा हूं मैं। अगर सपोज कोई अणु है जो ए और बी से मिलकर बना है, तो हम अगर इसको बॉइल करेंगे या मेल्ट करेंगे तो ये अणु तो टूटेगा नहीं। ऐसा तो नहीं कि इधर बी इधर जाएगा, है ना। ये होता क्या है, सपोज ये ए बी है और ये भी ए बी है, तो जब इसको मेल्ट करते हैं या इसको बॉइल करते हैं, तो ये दोनों अणु अपने आप से आपस से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ठीक है। उसके लिए कुछ ना कुछ ऊष्मा चाहिए होती है, जो इसके बीच का जो ये आकर्षण है, जिसको हम कह रहे हैं वॉन डर वॉल्स। ठीक है, वॉन डर वॉल फोर्सेस। ठीक है। तो ये वॉन डर वॉल फोर्सेस है जो ब्रेक होंगे, उसके बाद ये बॉयल या मेल्ट हो पाएगा। तो वो क्योंकि बहुत वीक है, इसीलिए इनके जो तरंग गलनांक है वो भी बहुत कम होते हैं। गैसों के ध्रुवीकरण के बारे में आपको ऊपर में बता ही चुका हूं। अब ये होते क्यों हैं? ठीक है। तो वंडरवल फोर्सेस होने का बहुत ही सिंपल हम समझा सकते हैं, क्वांटम में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। एक क्वांटम में हमने ये बात कर ली है कि ये सपोज न्यूक्लियस है। ओके। और ये सपोज इसके शेल सब आ रहे हैं और ये इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। ये इसकी रेडियस हो जाएगी। आइट्रोमस इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी है, वही तो परमाणु त्रिज्या कहलाती है ना। ये है ना। तो ये सपोज हो गया। अब क्या है कि ये जो नाभिक है, इसका प्रभाव इस इलेक्ट्रॉन पे आके ही खत्म नहीं होता है। ये तो वो जगह है जो हमने बताई है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, जहां पर रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों मिलके एक एक बैलेंस बना लेते हैं और वहां वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अपने एक्सिस पे भी और उसके चारों ओर भी, 3 डायमेंशन में जो स्पेस है वो। लेकिन इस नाभिक का प्रभाव इस इलेक्ट्रॉन के बाहर भी होता है, यहां भी इसका प्रभाव है। तो अगर यहां पे कोई दूसरा परमाणु आए जिसके पास यहां इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इस नाभिक का प्रभाव इस इलेक्ट्रॉन पे भी होगा। ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, इनके बीच कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा। ये जो अट्रैक्शन है, इसको ही हम कह रहे हैं वॉन डर वॉल्स फोर्सेस। ठीक है, वॉन डर फोर्सेस। तो ये बहुत ही वीक है, लेकिन हैं। और इनके होने से ही लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस पॉसिबल है। इनके होने से ही जो मैंने बताया लिजार्ड एक होती है छिपकली, वो दीवार पे चल पाती है। ठीक है। एक और एग्जांपल इसका हम देखें, एग्जांपल नहीं है, इसका प्रूफ है ये। प्रूफ क्यों है कि जो Cl2s की जो डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो 57 किलो कैलोरी पर मोल होती है। डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब जो Cl2 को हम Cl प्लस Cl में तोड़ देंगे, तो ये तो है 57 किलो कैलोरी पर मोल। बट Cl2 को जब आप गर्म करते हैं तो इसकी सब्लिमेशन एनर्जी है, मतलब मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल से अलग करना है, वो सिर्फ 5 किलो कैलोरी पर मोल है। तो 5 किलो कैलोरी पर मोल पे ही सब्लिमाइज हो जाता है। तो सहसंयोजक बंध 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है देन बॉन्डेबल फोर्सेस। ओके, तो ये इसके प्रमाण हो गए। ये मैंने बता दिया कि बॉन्डेबल फोर्सेस होते क्या हैं। अब हम होते क्या है ये एक बार देखेंगे। अब 4 प्रकार से बॉन्डेबल्स की उत्पत्ति हो सकती है ना। एक एक करके हम पढ़ेंगे। उन सबसे रिलेटेड एक फोर्स भी होता है। ठीक है। सबसे पहला जो है, मैं पहले समझा देता हूं, फिर थ्योरेटिकली नीचे बता देंगे आपको। कि सपोज, थोड़ा स्पेस कर लेते हैं, जस्ट ए मिनट। सपोज हमारे पास यहां पर एक परमाणु था। ठीक है। वो परमाणु सिमेट्रिक है, उसमें कोई भी डायपोल नहीं है। ओके। ये सबसे पहले बताया था 1930 में
फ्रिज और लंदन ने, ठीक है। तो ये उदासीन एक हमारे पास अणु या परमाणु कह लीजिए, ठीक है, पर अणु मान लीजिए इसको, एक उदासीन अणु है हमारे पास, है ना, हम अणुओं की बात करते हैं। तो इस उदासीन अध्रुवीय अणु में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे इलेक्ट्रॉन एक ऐसी पोजीशन ले लेता है कि इसमें एक चार्ज सेपरेशन आ जाता है, कुछ टाइम के लिए ही सही, इधर माइनस हो जाता है, इधर प्लस हो जाता है, ठीक है, चार्ज सेपरेशन हो गया। इलेक्ट्रॉन्स और जो प्रोटॉन है वही चार्ज सेपरेशन करेंगे, ऑब्वियस है, ठीक है, एक चार्ज सेपरेशन हो जाता है, ठीक है। उस चार्ज सेपरेशन के बाद क्या होता है, इसके पास में कोई अन्य उदासीन मॉलिक्यूल आता है, वो भी उदासीन है, उसके पास भी कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही ये चार्ज सेपरेशन सेपरेटेड, जिसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल, ये जो कहा है हमने इंस्टेंटेनियस डाइपोल, या इसको कहते हैं तात्कालिक द्विध्रुव, तात्कालिक द्विध्रुव, जो कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के कारण बना है, वैसे सिमेट्रिक मॉलिक्यूल था, अध्रुवी था, ठीक है। तो ये भी नॉन पोलर है अगर हम बात करें तो पहले, और ये भी नॉन पोलर है, ठीक है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में भी वॉन डेर वाल्स फोर्सेस पाए जाते हैं, यहाँ ये वो वाले फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे ही इसके पास ये आएगा तो यहाँ भी क्या होगा, ये चार्ज सेपरेशन हो जाएगा, और जैसे ही चार्ज सेपरेशन होगा तो इनके बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा। इसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये ठीक है। तो ये कहलाता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल जो ये बना है, एंड ये कहलाता है इंड्यूस्ड डाइपोल या प्रेरित, क्योंकि ये प्रेरित होकर बना है, किससे, जो तात्कालिक डाइपोल है उससे, इंड्यूस्ड डाइपोल और प्रेरित, ठीक है। तो ये इससे प्रेरित होकर ये वाला बना है, ठीक है। तो ये हो गया तात्कालिक, ये हो गया इंड्यूस। इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड वॉन डेर वाल्स फोर्सेस, और इसको लंदन ने क्योंकि बताया था, तो इन फोर्सेस को नाम दिया गया लंदन फोर्सेस, इनको कहा गया लंदन बल, लंदन बल कहा गया। अब इसको थ्योरेटिकली मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है ये, अब थ्योरेटिकली बढ़ाता हूँ। सबसे पहले नाम हो गया इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, तात्कालिक द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव, दोनों ही पहले नॉन पोलर थे लेकिन बाद में ये पोलर हो गए। तात्कालिक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के कारण, पूर्ण रूप से सममित अणु थे, द्विध्रुव अणु हमेशा शून्य था इनमें, ये निष्क्रिय गैसेस जैसे हैं। ऐसे सममित अणुओं या परमाणुओं में भी क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा गतिमान होते हैं, किसी क्षण पे इलेक्ट्रॉन किसी विशेष स्थान ग्रहण करने के कारण आवेश का क्षणिक असंतुलन पैदा कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, तो वो तात्कालिक थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होता है, तात्कालिक असंतुलन पैदा हो जाता है वहां पे, है ना। तो जो अस्थायी है और ये बना देता है हमारा इंस्टेंटेनियस डाइपोल, ठीक है, ये मैं ऊपर बता चुका हूँ। ये बहुत ही अस्थायी है लेकिन बनता है, जैसे ही तात्कालिक द्विध्रुव बनता है, ये अपने पास में जो दूसरा अणु या परमाणु आ रहा है उसको भी ये अस्थायी या तात्कालिक द्विध्रुव में परिवर्तित कर देता है, तो उसे हम कहेंगे प्रेरित द्विध्रुव या इंड्यूस्ड डाइपोल, है ना। तो इन दोनों के बीच जो आकर्षण है ये लंदन बल कहलाता है। लंदन फोर्सेस जो हैं उनका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू अल्फा ई, जहां पर अल्फा है वो पोलराइजेबिलिटी होती है, पोलराइजेबिलिटी, या इसको कहते हैं ध्रुवणता, कोई भी मॉलिक्यूल कितनी इजीली पोलराइज हो जाएगा उसको हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी या ध्रुवणता, और साफ को थोड़ा ध्रुवणता, ठीक है। ई यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो म्यू इज इक्वल टू अल्फा ई होता है, ओके। अल्फा पोलराइजेबिलिटी है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, म्यू इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट है। ये फॉर्मूला इसलिए लिखा है कि हम यहां से अल्फा को उठाने वाले हैं, है ना। यहाँ द टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल टू फॉर्म चार्ज सेपरेशन और इंड्यूस्ड डाइपोल इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। द इंटरेक्शन बिटवीन टू डाइपोल कैन बी एक्सप्रेस एट इट्स स्ट्रेंथ विच इज डिनोटेड बाय म्यू, ठीक है, म्यू है इंड्यूस्ड डाइपोल, द स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए दिया है, मैंने बताया है कि पोलराइजेबिलिटी को हम यहां से उठा सकें। ये जो फॉर्मूला है ये लंदन डिस्पर्सन फोर्स का फॉर्मूला है, लंदन जो बल कहलाता है उसका फॉर्मूला है ये -3 अल्फा I डिवाइडेड बाय 4R6, अल्फा स्क्वायर एक्चुअली यहाँ पे ये है, ठीक है।
-3 अल्फा स्क्वायर आई अपॉन 4r पावर 6। r यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल है, अंतरनाभिकीय दूरी है। अल्फा यहाँ पर पोलराइजेबिलिटी है, ठीक है। आई यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। बाद में इसी में लंदन ने मॉडिफिकेशन किया। ये जो फॉर्मूला है, ये अगर दोनों मॉलिक्यूल सेम है, ए सपोज ये भी है, ये भी है, दोनों मॉलिक्यूल सेम होते हैं तो ये फॉर्मूला काम आता है। अगर ये दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हैं, ए बी, तो फिर ये फॉर्मूला बदल जाता है और ये वाला आ जाता है, इसमें कि दोनों जो एटम जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम है, उनकी आयनिक पोटेंशियल और पोलराइजेबिलिटी आ गई है। ओके, तो लंदन फोर्सेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनकी जो सामर्थ्य है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु के आकार के साथ बढ़ती जाती है। कारण यह है कि जैसे परमाणु का आकार बढ़ेगा, वैसे ही क्या होगा, सपोज अगर मैं आपसे पूछूं कि ये हमारे पास एटम है और ये एटम है, दोनों अलग अलग बनाने हैं, इन दोनों में से कौन इजीली पोलराइज हो पाएगा, तो जवाब होना चाहिए ये वाला, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच में अट्रैक्शन है वो कम है, इनके पोलराइजेबिलिटी की संभावना ज्यादा होगी। तो जितना बड़ा नाभिक का आकार होगा, पोलराइजेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ध्रुवणता उतनी ही ज्यादा होगी, लंदन फोर्सेस उतने ही ज्यादा होंगे। और लंदन फोर्सेस बढ़ने से हमेशा क्वथनांक बढ़ते हैं, ठीक है, ये याद कर लीजिए। आकार बढ़ा, क्वथनांक बढ़ा। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, फ्लोरीन, क्रिप्टॉन, जीनॉन के। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखी गई है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास, और नीचे लिखा गया है कि कितने इनका क्वथनांक है। तो अगर हम बात करें हीलियम परमाणु की और हाइड्रोजन अणु की, दोनों अलग अलग हैं, दोनों की बात करें तो क्वथनांक की अगर बात करें तो हीलियम का जो परमाणु आकार है वो सबसे छोटा होता है, इसीलिए इसका क्वथनांक सबसे कम है। इन दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, हाइड्रोजन में और हीलियम में, लेकिन क्वथनांक हीलियम का कम है क्योंकि इसका आकार छोटा है। हाइड्रोजन हीलियम दोनों, ठीक है, ये बात हो गई है। दूसरा एक्सेप्शन जो दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और इन दोनों की अगर बात करें तो जहां इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है, मैंने बताया पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी। जहां पर ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा, ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑर्गन और फ्लोरीन के पास है, ठीक है, लेकिन इनका आकार भी है ऑक्सीजन से कम होता है, इसलिए इनका क्वथनांक भी ऑक्सीजन से कम है। अगर इस क्वथनांक की बात करें तो इन दोनों का क्वथनांक कम है क्योंकि इनका आकार ऑक्सीजन से कम है, साइज कम है, जबकि इलेक्ट्रॉन की संख्या तो ज्यादा है ना? तो ये इसके एक्सेप्शन है। और एक इंटरेस्टिंग, जब हम हैलाइड्स की बात करते हैं, FCl की, FCl इनकी अगर बात करते हैं तो ये गैसेस, ठीक है, ये लिक्विड हो जाता है, गैस, एंड देन आयोडीन सॉलिड हो जाता है। तो सॉलिड क्यों हो रहा है ये? क्योंकि जैसे साइज बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ने से पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है, ध्रुवणता बढ़ रही है, ध्रुवणता बढ़ने से लंदन फोर्सेस बढ़ रहे हैं। लंदन फोर्सेस क्या है? अट्रैक्शन फोर्सेस, तो उसको पास पास ले आता है, जितना पास लाएंगे उतना ही वो उसकी जो भौतिक अवस्था है बदलती जा रही है, फिजिकल स्टेट सॉलिड, सॉरी गैस, देन लिक्विड, देन सॉलिड हो गई, तो आयोडीन सॉलिड आता है। तो ये लंदन फोर्सेस के बारे में बताता है। लंदन फोर्सेस ही है कि हम हीलियम जैसी गैस को भी द्रवित कर पाते हैं। हीलियम जो कि इनर्ट गैस है, वो भी द्रवित हो जाती है, कारण लंदन फोर्सेस। ओके, तो पहला तो एग्जांपल हो गया इंड्यूस्ड इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, जिनको हम लंदन फोर्सेस भी कहते हैं। दूसरा दूसरा आता है आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण, ठीक है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। ये हमारा, जब भी हम पहला वाला बात करेंगे तो ये हमारा मेन होगा, और ये दूसरा जो है ये इसके कारण होगा, ठीक है, या फिर द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण। तो ये दो तरह के आकर्षण है जो सेम है मोरओवर। तो इसमें पहला तो ये कि हमारे पास पहले से एक आयन है। आयन क्या होता है? जिसमें चार सेपरेशन पहले से है। उस आयन के पास में कोई उदासीन मॉलिक्यूल आए, ठीक है, ये हमारे पास सपोज आयन थे, इस आयन के पास में कोई उदासीन मॉलिक्यूल आएगा, तो इस आयन के कारण क्या होगा? उस उदासीन मॉलिक्यूल में भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पॉजिटिव के साइड में आएंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये उदासीन मॉलिक्यूल था। अगर इसको नेक्स्ट फिगर हम देखें तो ये क्या हुआ, ये इसमें चार सेपरेशन हो गया, यहाँ पे ये बन गया इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। और फिर क्या हुआ, जब ये इंड्यूस्ड डाइपोल बन गया तो ये प्लस माइनस अट्रैक्शन शुरू हो गया, ये अट्रैक्शन हो गए। इसी फोर्स की हम बात कर रहे हैं, ये है वॉन डर वाल्स फोर्सेस यहाँ पर। या फिर हमारे पास पहले से कोई डाइपोल था सपोज, ठीक है,
कोई डाइपोल था हमारे पास, उसके पास में कोई उदासीन मॉलिक्यूल अगर आता है, पहले से कोई डाइपोल है, उसके पास में कोई उदासीन मॉलिक्यूल हमारे पास ये आता है, तो ये भी क्या करते हैं, ये जो डाइपोल था, सॉरी, ये भी क्या करेगा, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन कर देगा, इनके बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा। इनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी आयन अथवा द्विध्रुव में आवेश स्थायी रूप से होता है, हम ये बात जानते हैं। जब ये किसी उदासीन अणु के संपर्क में आता है तो उसे भी ये इंड्यूस डाइपोल मोमेंट में बदल देता है, दोनों में परस्पर आकर्षण हो जाता है। इस आकर्षण से उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा है उसको हमने कहा डिबाई या प्रेरण ऊर्जा, इंड्यूस्ड एनर्जी। पहले हमने पढ़े लंडन फोर्सेस, यहां पर है डिबाई और इंड्यूस्ड एनर्जी और प्रेरण ऊर्जा। प्रेरण ऊर्जा का फॉर्मूला है जेट अल्फा म्यू स्क्वायर अपॉन R6, जहां पर जेट आयनिक आवेश हो गया, अल्फा अणुओं की ध्रुवता हो गई, म्यू अणु का द्विध्रुव आघूर्ण हो गया, डाइपोल मोमेंट हो गया। इस फिगर से हम ये समझ सकते हैं, ठीक है। ये जो मैंने बताया वही है, पर इन ये जो अट्रैक्शन है इनका बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं है। बहुत ज्यादा मीनिंग इसलिए नहीं है, हर जगह नहीं, कहीं तो होता है, जहां होता है अपन बात करेंगे। इसलिए नहीं है क्योंकि ये ऐसी जगह है जहां पहले से ही हमारे पास आयन मौजूद हैं, और जब आयन मौजूद है तो आयन आयन के बीच में ही इतना इंटरेक्शन हो जाएगा, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। ये इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे कि ये जो बॉन्ड बना रहे हैं हम आयन और इंड्यूस डाइपोल, ये बहुत ही वीक होगा अट्रैक्शन, ठीक है, इसके कंपैरिजन में। या फिर जहां पहले से ही हमारे पास डाइपोल मौजूद है, ठीक है, डाइपोल मौजूद है, तो इन डाइपोल्स के बीच में ही अट्रैक्शन होता है, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिव दिस वन, तो इसलिए इनका मीनिंग नहीं है। लेकिन इनका कोई महत्व ज्यादा नहीं है। लेकिन जब बात करेंगे हम सॉल्युबिलिटी की, ठीक है, तो कुछ जो ध्रुवीय आयनिक यौगिक है, ठीक है, वो अध्रुवीय विलायकों में घुल जाते हैं, तब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जब, क्योंकि हमने बार बार, मैं एक थ्योरी बताता हूँ, लाइक लाइक डिसॉल्व, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब पोलर मॉलिक्यूल हैं, हमारे आयनिक जो मॉलिक्यूल्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैं, वो भी नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, ऐसे सॉल्वेंट्स पे घुल जाता है, ठीक है। तो उसका कारण क्या होता है, उसका कारण ये होता है कि वो पहले से आयन है, वो पहले से डाइपोल है, वो इंड्यूस डाइपोल पैदा कर देते हैं और आपस में घुल जाते हैं। घुलना क्या होता है, पॉजिटिव का नेगेटिव द्वारा घिर जाना, नेगेटिव का पॉजिटिव द्वारा घिर जाना और सेपरेट हो जाना, ये सॉल्यूशन विलेयता होती है ना, यहां पर ये होता है। ओके, थर्ड वन, थर्ड है आयन द्विध्रुव आकर्षण, ठीक है। तो आयन, जैसा कि हमारे पास आयन कोई है, प्लस आयन है या माइनस आयन है, ठीक है, और यहाँ एक डाइपोल है हमारे पास, डाइपोल का नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। अगर ये नेगेटिव आयन है तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, और ये अट्रैक्शन है, यही कहला रहा है आयन द्विध्रुव आकर्षण, आयन डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है। तो जैसे वाटर है, उसमें आयनिक यौगिक में घुलना, एग्जाम्पल जैसे इस फिगर से हम समझ सकते हैं कि जब NaCl को घोला जाता है तो एक Na क्या है, ये H2O मॉलिक्यूल है, जो बताया है ना, H2O, ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है, तो जो प्लस है सोडियम का, वो इस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन की तरफ, ये जो अट्रैक्ट हो रहा है, ये जो अट्रैक्शन है, दैट इज कॉल्ड आयन डाइपोल अट्रैक्शन। इसी तरह जब यहाँ पर क्लोराइड होगा सोडियम की जगह, तो ये उल्टा सीन हो जाएगा, ये जो प्रोटॉन है, ये जो हाइड्रोजन है, जो पॉजिटिव वाला शेप है, वो उसको घेरेगा, इस तरह इन दोनों को ये घोल देगा। इस अट्रैक्शन से भी कुछ एनर्जी निकलती है, ठीक है, जिसका मान अक्सर ये होता है माइनस जेड प्लस माइनस म्यू। ये आयन पर आवेश है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, डिवाइडेड बाय 4 पाई डेल्टा आर स्क्वायर। यहाँ पर आर द्विध्रुव और आयन के मध्य की ये दूरी है, डिस्टेंस है इनके बीच की। म्यू डाइपोल मोमेंट है, म्यूजिकल टू क्यू डी होता है, हम बता चुके हैं। डेल्टा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये इस तरह निकल सकता है आयन द्विध्रुव आकर्षण। चौथा, चौथा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, जो पहले से ही डाइपोल है उनके बीच में, है ना, डाइपोल डाइपोल जो पहले से चार्ज सेपरेटेड है, HCl के बीच में। सबसे पहले इसके बारे में बताया कीजम ने, ठीक है, कीजम ने बताया था 1912 में। ये ओरिएंटेशन अट्रैक्शन भी कहलाते हैं या दिशामान आकर्षण भी कहलाते हैं, क्योंकि होता क्या है इसमें, जो स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण जिसमें है, जिसमें पहले से चार्ज सेपरेशन है, ऐसे दो मॉलिक्यूल्स या अपने आएंगे पास में, तो वो ऐसी व्यवस्था, ऐसा ओरिएंटेशन ले लेते हैं जिससे कि उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा हो, ठीक है, और रिपल्शन कम हो, मतलब
कुल मिला के स्टेबल वो हो जाए। ये अगर है तो इस तरह का वो स्ट्रक्चर ले लेते हैं, विन्यास ले लेते हैं ना। तो अगर इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी r हो, उनके मध्य आकर्षण ऊर्जा E का मान इस तरह दिया जाता है -2m² थ्री आर सिक्स के टी। के यहाँ पर बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, r दोनों के बीच की दूरी है, म्यू डाइपोल मोमेंट है और t टेम्परेचर है। तो t टेम्परेचर है तो टेम्परेचर से डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं डाइपोल सॉरी वन डबल फोर्सेस, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वन डबल फोर्सेस कम होते हैं। तो हम इफेक्ट भी देख लेते हैं। ये मोटा मोटा आपका वंडरवल फोर्सेस मैंने समझा दिया है। इसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट और वंडरवल फोर्सेस दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डाइपोल मोमेंट ज्यादा है क्योंकि डाइपोल मोमेंट भी क्या है, चार्ज सेपरेशन ही बता रहा है। जैसे डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा वंडरवल फोर्सेस बढ़ेंगे, वंडरवल फोर्सेस बढ़ेंगे गणनांक भी ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो ऑर्गन में डाइपोल मोमेंट 0 है, देन कार्बन डाइऑक्साइड, देन वाटर, देन अमोनिया। तो क्योंकि अमोनिया का डाइपोल सबसे ज्यादा है तो यहाँ पर ही जो वंडरवल फोर्सेस है सबसे ज्यादा जल में, सॉरी सबसे ज्यादा वंडरवल फोर्सेस जल में है और ये 373.1 इसका क्वथनांक हो गया, ये परम ताप में। ओके, नाउ परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या के साथ हमने देखा लंडन फोर्सेस बढ़ते हैं क्योंकि जितना बड़ा परमाणु होगा उतनी इजीली उसकी ध्रुवणता हो जाएगी, जितना इजीली वो पोलराइज्ड होगा उतनी जल्दी वो इंड्यूस्ड हो जाएगा और लंडन फोर्सेस बढ़ेंगे। तो जितना बड़ा परमाणु उतनी ही ज्यादा क्वथनांक। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जितनी कम होगी वॉन्डल फोर्सेस उतना ही ज्यादा होंगे। ठीक है, पोलरिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा वॉन्डल होंगे। ताप के बारे में आपको मैं बता ही चुका हूँ। तो ये थे वंडरवल फोर्सेस, बहुत ही वीक इंटरेक्शन बट वेरी इंपॉर्टेंट फोर्सेस। ये चैप्टर जो केमिकल बॉन्डिंग का था आज हमने खत्म कर लिया है। इसके मैं क्वेश्चंस वगैरह डालूंगा, उसका आप जवाब दीजिएगा। और कुछ नहीं समझ में आया तो यू कैन व्हाट्सएप मी व्हाटएवर प्रॉब्लम विद यू, ओके, रिगार्डिंग दिस चैप्टर। नेक्स्ट अगला शुरू करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।